ये दुनिया, ये अर्थ जब से वजूद में आई है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रही हैं। ये चेंजेस ज़्यादातर नेचर्स पे आती हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं इंसानों का भी कुछ किरदार रहा है। इन चेंजेस में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे कि क्लाइमेट्स की चेंजेस, वेदर की चेंजेस, मेटेओराइट्स का दुनिया में आना, जलजलों का आना, मौसमों की शिद्दत। ये सब चीज़ें दुनिया में रिकॉर्ड की जा चुकी हैं कि ये सब दुनिया में होता आ रहा है। और ये आज की बात नहीं, ये ज़मानों से होता आ रहा है। यानी कि अर्थ पे डिफरेंट चेंजेस ज़मानों से होती आई हैं। इसमें कुछ किरदार इंसान भी अदा करता है और कुछ नेचर का भी इसमें हाथ रहा है। जो नेचर की चेंजेस होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, वोल्केनो एरप्शंस होते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूसली थंडर स्टॉर्म्स, टी सुनामीज, डिज़ास्टर्स और इस तरह की चीज़ें नेचर्स में भी होती आई हैं। जबकि इंसानों की तरफ से होने वाली चेंजेस में न्यूक्लियर वेपन्स, ऑयल ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शंस के काम शामिल हैं। ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से इंसान ने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है। यानी कि इंसान ने अर्थ की ज़मीन को नुकसान पहुंचाया है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। इंसान अब तक दुनिया में बहुत भारी पैमाने के ऊपर अर्थ को नुकसान पहुंचा चुका है और ये हकीकत है। और ये ऐसी हकीकत है जो इंसान तस्लीम नहीं करना चाहता, बट ये रियलिटी है और इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक भी इसी बारे में है, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे अर्थक्वेक्स को। दुनिया में अब तक कितने अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, दुनिया में किन किन मकामात पर ये अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, रिसेंटली अभी किन मकामात पर ये अर्थक्वेक्स आए हैं, इन सब चीज़ों को चल के एक्सप्लोर करते हैं। रिसेंटली जो अभी हालिया अर्थक्वेक आए हैं, इसमें जापान और तुर्की के अर्थक्वेक बड़े अर्थक्वेक कहलाते हैं। ये दोनों अर्थक्वेक 7.6 से 7.8 के मैग्नीट्यूड पर आए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के ये अर्थक्वेक आए हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों मुल्कों के लोगों से नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। होपफुली आप लोग जल्दी इन चीज़ों से रिकवर कर जाएंगे। अब आते हैं कि तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है 7.7 मैग्नीट्यूड। यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक आया था एनातोलिया के मकाम के ऊपर। इसका रेडियस बताया जाता है 95 किलोमीटर का इसका रेडियस था। जबकि इसमें जो डेथ्स हुई थी वो 59,259 थी। ये तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया है। जबकि इसमें 1,21,704 लोग ज़ख्मी हो गए थे और 294 ताहाल मिसिंग हैं। यानी कि उनको अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। ये बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था तुर्की के अंदर, जिसने पूरी तुर्की की सरजमीन को ही हिला दिया था। ये डेथ का रिकॉर्ड जो मिलता है ये भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ना सिर्फ डेथ का रिकॉर्ड बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही आई थी, जिससे कई हज़ार मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अब तक तुर्की में। नेक्स्ट 1 जनवरी 2024 में इशिकावा प्रीफेक्चर जापान के अंदर ज़लज़ला आया। यानी कि यह हालिया ज़लज़ला है जो अभी इन्हीं दिनों में आया है। और यह ज़लज़ला 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था। यानी कि तुर्की के बाद ये एक और बड़ा ज़लज़ला था जो कि दुनिया में आया था। यानी इसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी और इसने पूरे जापान की सरजमीन को हिला दिया था। जापान वो कंट्री है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते रहते हैं। ना सिर्फ अर्थक्वेक बल्कि आफ्टर शॉक्स भी इधर आते रहते हैं। जबकि इसके अंदर मिनिमम दर्जे का टी सुनामी भी आया था। ना सिर्फ टी सुनामी आया था बल्कि आफ्टर शॉक्स भी यहाँ पर काफ़ी दिनों तक चलते रहे। जबकि इसका डेथ्स का जो रिकॉर्ड मिलता है वो अमेजिंगली 60 to 70 मिलता है। अब अगर हम तुर्की के ज़लज़ले को जापान के ज़लज़ले से मर्ज करते हैं, यानी कि तुर्की के ज़लज़ले को इससे मिलाते हैं, तो डेथ का डिफरेंस दोनों मुल्कों में आता है 59,199, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। जबकि कहा जाता है दोनों जगहों पर एक ही शिद्दत का ज़लज़ला आया था। दोनों मुल्कों की ज़लज़ले की शिद्दत एक ही थी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस दोनों मुल्कों के ज़लज़लों में आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस मैं पॉइंट्स में बताता हूँ। जैसा कि नंबर 1 पे आ जाता है दोनों का जोग्राफियाई मकाम। यानी कि दोनों का जो जोग्राफिया था वो अलग था। इशिकावा प्रीफेक्चर में आने वाला ज़लज़ला समंदरी कोस्ट के ऊपर आया था, जबकि एनातोलिया में आने वाला ज़लज़ला पहाड़ी इलाके के ऊपर आया था। दूसरा पॉइंट आ जाता है दोनों मुल्कों की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जाता है और उससे पता चलता है कि उसकी इंटेंसिटी, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा। तीसरा बड़ा डिफरेंस आ जाता है जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन के कामों में। जो जापानी कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा मजबूत है तुर्की की कंस्ट्रक्शन से। जापान में काफ़ी शिद्दत बढ़ चुकी थी ज़लज़लों की, जिससे जापानी लोगों ने जो अपनी कंस्ट्रक्शन थी उसको ज़लज़ला प्रूफ बनाने की कोशिशें की। इसके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंस्ट्रक्शन के काम करे।
इन चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाता है इंसानों को अगर वो ज़लज़ला प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि उसमें मकानात, घरों के, बिल्डिंगों के गिरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी कि जानी नुकसान का खतरा कम से कम हो जाता है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनमें दोनों मुल्कों में डिफरेंस आता है ज़लज़ले का। यानी कि अगर हम साइंस के ऊपर जाते हैं तो साइंस बताती है कि हर मुल्क में ज़लज़ले की शिद्दत अलग होती है, हर मुल्क में ज़लज़ले की इंटेंसिटी अलग होती है, हर मुल्क में ज़लज़ले का हिट इम्पैक्ट अलग आता है, हर मुल्क में ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये डिफरेंस जो साइंस बताती है दरअसल में ये टेक्टोनिक प्लेट्स के डिफरेंस होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है पूरी दुनिया में चल रही हैं। दरअसल में टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो कि ज़लज़ले की पट्टी समझ लें, और ये ज़लज़ले की पट्टी पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इस ज़लज़ले की पट्टी में कई शहर, कई मुल्क, कई कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, यानी कि पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर शामिल भी होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरे की जगह है वो एशिया ही कहलाती है। साइंस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मकाम है टेक्टोनिक प्लेट्स का वो एशिया है, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स बताया जाता है ज़्यादातर समंदरी पट्टी के ऊपर और पहाड़ी पट्टियों के ऊपर चल रही होती हैं। दरअसल में समंदरी पट्टियाँ और पहाड़ी जगहें वो मकामात होते हैं जहाँ पर इनका हीट इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर इन टेक्टोनिक पट्टियों को एनालिसिस किया जाए तो एक किस्म की दरार ज़मीन के अंदर चल रही होती है, और ये एक मुसलसल दरार होती है जो कई मुल्कों में, कई शहरों में, कई कॉन्टिनेंट्स में मुसलसल चल रही होती हैं। जितनी जगह, जितने मकामात इसके दरमियान आते हैं वो अर्थक्वेक की पट्टी पे होते हैं। 1960 के अंदर वेल्डिविया, चिली के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा शिद्दत का अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक की शिद्दत बताई जाती है 9.4, यानी कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा शिद्दत का अर्थक्वेक कहलाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड की अगर इंटेंसिटी को देखा जाए तो ये अब तक अंडर 10 रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि साइंटिस्ट के एनालिसिस के मुताबिक ये इसकी फाइनल इंटेंसिटी या इसका हिट इम्पैक्ट वॉल्यूम नहीं है। यानी कि साइंटिस्ट के मुताबिक इससे ज़्यादा शिद्दत के भी अर्थक्वेक दुनिया में पहले आ चुके हैं। ये वो अर्थक्वेक हैं जो अर्थ की हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं है, जबकि जो अर्थ की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाले अर्थक्वेक्स हैं उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं 1900 से लेके 2023 तक, यानी कि सन 1900 से लेके 2023 तक जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं सिर्फ उनका रिकॉर्ड अब तक अर्थ की हिस्ट्री में मौजूद है। उससे पहले होने वाले अर्थक्वेक का कोई रिकॉर्ड दुनिया में मौजूद नहीं है। इन अर्थक्वेक्स के बारे में बताया जाता है कि ये कई ज़मानों से दुनिया में आते रहे हैं, यानी कि जब इंसान का वजूद भी दुनिया में नहीं था उस वक्त भी इन अर्थक्वेक्स का रिकॉर्ड दुनिया में मिलता है। जैसा कि ट्रियासिक वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड के अंदर कहा जाता है ये मेटोराइट्स दुनिया में आए थे जिन्होंने अर्थ को आके झंझोड़ दिया था। मेटोराइट्स बहुत ज़्यादा हिट इम्पैक्ट करते हैं अर्थ पे आने के बाद। इस पर ऑलरेडी मैंने एक टंगस्का इवेंट का व्लॉग बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको मेटोराइट्स के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। जब ये मेटोराइट्स दुनिया में आए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, और कहा जाता है उस दौर के अंदर दुनिया का नक्शा ही बदल गया था, यानी कि अर्थ का जो जोग्राफिया था वो टोटली चेंज हो चुका था उन मेटोराइट्स के आने के बाद। ये मेटोराइट्स उस वक्त से लेके आज तक आते रहते हैं दुनिया में डिफरेंट मकामात पर। कुछ इनमें हाई इंटेंसिटी के आते हैं, कोई लो इंटेंसिटी के आते हैं। ज़्यादातर इनमें लो इंटेंसिटी के ही मेटोराइट्स दुनिया में आते हैं जिनका हिट इम्पैक्ट बहुत कम रहा है। जबकि जो मैंने अभी जिक्र करा है टंगस्का इवेंट का, ये एक बड़ा मेटोराइट दुनिया में आया था जिसका काफ़ी बड़ा हिट इम्पैक्ट रहा था। ये मेटोराइट जब दुनिया में आके टकराते हैं अर्थ से, यानी कि अर्थ की ज़मीन से आके जब ये टकराते हैं तो पूरी तरह से झंझोड़ देते हैं अर्थ की ज़मीन को। जब ज़मीन हिलने लगती है और उसमें इर्ताश होता है, यानी कि उसमें डिज़ास्टर आता है, दरार आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हिट इम्पैक्ट बढ़ जाता है अर्थक्वेक के आने का। यानी कि वो ज़मीन ऑलरेडी कमज़ोर हो जाती है और अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स बना लेती है। साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक जो दुनिया में मेटोराइट्स आए हैं उनका रिकॉर्ड भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, वो भी 1900 से लेके अब तक के रिकॉर्डेड हैं। जबकि कहा जाता है ये मेटोराइट्स बहुत पहले से दुनिया में आते रहे हैं, यानी कि इंसानों से पहले ये दुनिया में आते रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइम्स ड्यूरेशन मिलते हैं जिनमें ये मेटोराइट्स दुनिया में आए थे। इनमें से कुछ मेटोराइट्स समंदरी हिस्सों में आए थे और कुछ अर्थ के ऊपर आए थे, यानी कि समंदर के सी बेड को भी उन्होंने हीट इम्पैक्ट का निशाना बनाया और अर्थ की ज़मीन को भी अपने हीट इम्पैक्ट का निशाना बनाया था। ना सिर्फ मेटोराइट्स बल्कि और भी डिफरेंट वजहों से अर्थक्वेक आ जाते हैं, जैसा कि इसमें वोल्केनो इरप्शन आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग आ जाती है,
ह्यूमंस के बनाए हुए न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा डीप ड्रिलिंग्स आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन आ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें अर्थक्वेक को बढ़ावा देती हैं। यानी जब अर्थक्वेक दुनिया में आता है तो इन दरारों को झंझोड़ के रख देता है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर किस तरह से होता है। जैसा कि मैं अपनी इस टेबल के ऊपर एक पंच करता हूँ। इस पंच के होने के बाद आपने जो सुना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मैंने इधर इम्पैक्ट महसूस करा है, मेरी पूरी टेबल इस झटके से हिली है। सिमिलरली इसी तरह से अर्थ के ऊपर भी होता है। जब अर्थ के ऊपर कोई बहुत बड़ा धमाका होता है या कोई लैंडस्लाइडिंग अर्थ के ऊपर होती है, तो जब अर्थ के अंदर इस तरह से एक धमाका होता है तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स चल रही होती हैं उनके अंदर इरताश पैदा होता है, यानी कि उनके अंदर डिज़ास्टर पैदा होता है, एक झटका आता है और वो झटका उन प्लेट्स के साथ आगे निकल जाता है समंदरी वेव्स की तरह। और सिमिलरली वो समंदरी वेव्स की तरह बहुत तेज़ी से आगे जाता रहता है। जब उसको अपना हिट इम्पैक्ट, अपना हिट पॉइंट दिख जाता है, यानी कि ज़मीन की वो कमज़ोर जगह दिख जाती है जहाँ पर वो अपने आप को जाके मोड़ देते हैं, खोल देते हैं, वहाँ जाके वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जबकि एनालिसिस किया गया है कि अगर अर्थक्वेक एक तसलसल से चलता हुआ भी जा रहा है और वो कहीं अपना हिट इम्पैक्ट नहीं करता, फिर भी जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो आते रहते हैं उस अर्थक्वेक के बाद। उनकी इंटेंसिटी अलग अलग रिकॉर्ड की गई है। इसमें 4 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड, 5.5 मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड के भी आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये आफ्टर शॉक्स तो दुनिया में अनगिनत आ चुके हैं और इनका कोई रिकॉर्ड साइंस के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो साइंस के पास मौजूद रिकॉर्ड मिलता है उसमें बड़े बड़े डिज़ास्टर, बड़े बड़े अर्थक्वेक शामिल हैं। इनकी एक लिस्ट साइंस बना चुकी है जो कि 1900 से लेके 2017 तक का रिकॉर्ड मिलता है और वो रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। एशिया में अब तक 44 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं जो कि बताया जाता है काफ़ी ख़तरनाक अर्थक्वेक एशिया में आए हैं। ये वो अर्थक्वेक्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिट इम्पैक्ट करा है एशिया के अंदर। साउथ अफ्रीका में अब तक 20 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं और कहा जाता है वो बड़े पैमाने पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया में 15 बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। अमेरिका में 13 अर्थक्वेक आ चुके हैं। यूरोप में 2 अर्थक्वेक आ चुके हैं और एंटार्क्टिका में 1 अर्थक्वेक आ चुका है। ये रिकॉर्ड हमारे को कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से मिलता है, जबकि समंदर के सी बेड्स में आने वाले अर्थक्वेक अलग शामिल होते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ खाली आइलैंडों के ऊपर अर्थक्वेक आए थे उनका भी कोई रिकॉर्ड साइंस के पास मौजूद नहीं है। जो सबसे बड़ा और सबसे शिद्दत का ज़लज़ला एशिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है वो है समाट्रा, इंडोनेशिया का ज़लज़ला। ये इंडियन ओशन में आने वाला एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े पैमाने के ऊपर आया था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ बहुत शिद्दत के अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक की फॉर्म्स के ऊपर। अर्थक्वेक अपनी शक्ल टी सुनामी में भी ले जाता है। जैसा कि जब अर्थक्वेक दुनिया में आ रहे होते हैं, यानी कि समंदरी सी बेड की तरफ आ रहे होते हैं, तो जब ये समंदरी सी बेड में अपना रुख कर लेते हैं तो वहाँ पे आके टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देते हैं, झंझोड़ देते हैं। उससे होता यह है कि समंदर में बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर आता है जिससे पानी उछल के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के ऊपर आ जाता है। इस अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को सुनामी का नाम दिया जाता है, यानी कि जो सुनामी वेव्स आती हैं उनका नाम दिया जाता है। कहा जाता है जो अर्थक्वेक से आने वाली टी सुनामी वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये पूरे मेट्रोपॉलिटन्स को बहा ले जाती हैं, जैसा कि जापान की मिसाल हमारे सामने है। जबकि इसकी शिद्दत में कमी भी होती है, यानी कि छोटे दर्जे के टी सुनामी भी आते हैं। लेकिन जो अर्थक्वेक से आने वाले टी सुनामी होते हैं कहा जाता है उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी वजूहात भी होती हैं टी सुनामी के आने की, जैसा कि सी बेड एक्सप्लोजन, यानी कि समंदरी ज़मीन के ऊपर कोई एक्सप्लोजन हो जाता है उससे भी टी सुनामी आ जाता है। इसके अलावा वोल्केनो एरप्शन से भी टी सुनामी आ जाता है और इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग की भी एक वजह मिलती है जिसकी वजह से टी सुनामी आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिद्दत रिकॉर्ड की गई है वो अर्थक्वेक वाले टी सुनामी की रिकॉर्ड की गई है। अब आते हैं फाइनल मुद्दे पे, फाइनल एनालिसिस के ऊपर कि अर्थ के ऊपर आते क्यों हैं। एक तो मैंने आपको जैसा पहले बताया ये नेचर इसकी वजह होती है, जिसमें वोल्केनो एरप्शन आ जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग्स आ जाती हैं। इन वजहों से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, जबकि मेटोराइट्स की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। ये आ जाते हैं नेचुरल रीजन्स के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनके आने की वजह है वो हम लोग हैं, यानी कि इंसान। यानी कि एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि इंसानों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इंसान ने जब से न्यूक्लियर वेपन बनाया है तो उसकी डिफरेंट टेस्टिंग मुख्तलिफ मकामात पे करता रहता है। ये न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इनका हिट इम्पैक्ट अर्थ को झंझोड़ के रख देता है।
जबकि इंसान डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे भी अर्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसके अलावा इंसान हैवी कंस्ट्रक्शंस करते हैं उससे भी अर्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। यानी अगर फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं तो अर्थक्वेक के आने की वजह सबसे ज़्यादा इंसान है। जो जापान में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह भी इंसान ही है। जापानी लोग हैवी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जिससे वो ज़मीन हिलती रहती है। इसके अलावा जापान में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन चल चुका है, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि जापान में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। जबकि तुर्की की तरफ जाते हैं तो अनातोलिया के मकाम पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियों को काट के ये मकाम बनाया गया है, जिससे ज़मीन को बहुत ज़्यादा हिलाया गया है, ज़मीन को बहुत ज़्यादा झंझोड़ा गया है। यानी कि अगर इंसान खुद भी एनालिसिस करे तो उसको अंदाज़ा हो कि इनके आने की सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। ये ज़मीन वो जगह है, वो मकाम है जहाँ इंसान बसते हैं। अगर इसी तरह हम इस पर जंगे और फसाद करते रहेंगे, बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स इतने ही ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर एक बात सामने आती है तो वो यही आती है कि अगर इंसान इस ज़मीन को बना नहीं सकते, इस ज़मीन को ठीक नहीं कर सकते, तो इस ज़मीन को तब अभी ना करें। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्टर मॉन्स्टर।